So very good morning all. Welcome to BSc Institute. वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूनिट 9 एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड। तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन और बोल सकते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसका नाम है आपकी यूनिट का, उससे रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, इंफॉर्मेशन जो आईसीटी का फुल आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, रोबोटिक कंप्लीट हो गया, एआई कंप्लीट हो गया और साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया। साइबर सिक्योरिटी के बाद हमारा लास्ट दो टॉपिक्स बच रहे हैं। ठीक है, लास्ट दो टॉपिक्स की बात करें तो कौन कौन से हमारे, एक हमारा कौन सा है, ई गवर्नेंस। ठीक है, और दूसरा बोल सकते हैं कि इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये हमारे दो टॉपिक्स बच रहे हैं। तो आज हमको क्या कवर करना है, तो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वो ई गवर्नेंस को। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में चीज़ें आती हैं। साइबर क्राइम के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, साइबर क्राइम के बाद साइबर थ्रेफ्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, वॉरफेयर के बारे में देखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें साइबर क्राइम में रिलेटेड थी। अब ई गवर्नेंस मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मतलब कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको मतलब कि जो तरीके की गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, सर्विसेज है, वो किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, उस चीज़ को हम लोग ई गवर्नेंस में पढ़ेंगे। एक सरकार में अगर जैसे कि एग्जाम्पल के हम लोग देखें तो पहले अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करो तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो उस ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ता था। ठीक है, उस ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, पूरा फॉर्म आपको लेके आना पड़ेगा जो कि वो फिजिकल फॉर्म में रहेगा, उसको भरना पड़ेगा। भरने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करोगे, इसके बाद जो ऑफिसर बनाता है उसको सबमिट करोगे, ऑफिसर पूरी जांच करेगा। इसके बाद ये सारी की सारी प्रोसेस होती थी। गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, लोगों को ईजी करने के लिए क्या कर दिया है कि उन्होंने ऑनलाइन के लिए माध्यम से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का ऑप्शन दे दिया है कि आप ऑनलाइन एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे जाओगे, कास्ट सर्टिफिकेट में फॉर्म जैसा आप वर्चुअल मतलब हाथों से भरते थे वो आपको कंप्यूटर से भरना है। कंप्यूटर से भर के आपको सबमिट करना है। सबमिट के बाद फिर वो लोग देखेंगे और अगर सही हुआ आपका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो ऑनलाइन ही आपका जो आपका सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा, आप उसकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हो। अब इससे आसानी किन लोगों के लिए हुई, किन लोगों को इससे फायदा हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को अगर बात करो तो कलेक्टेड की बात करें तो कलेक्टेड क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है। अब जो इंसान गांव में रह रहा है या थोड़ा दूर रह रहा है तो अब इंसान को क्या करना पड़ेगा, बहुत सी बार जैसे कि ऑफिस के काम है तो 10 बार काम उसको इधर उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, या वहां से यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट का काम कि एक बार में जाने से काम तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर बोल सकता है गांव भी है या छोटे कस्बे में भी है, अगर डिस्ट्रिक्ट से दूर भी है या कहीं और भी बैठा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर देगा और फिल करने के बाद क्या होगा, ये चीज जो प्रोसेस हमको जाकर करनी रहती थी वही हमको कंप्यूटर पे या इंटरनेट के थ्रू हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो दूरी होती है, जो गैप रहता है, उस गैप को कम करने के लिए जिस तरीके की सर्विसेज का हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ई गवर्नेंस की बात करूं तो ई क्या है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, डिजिटल गवर्नमेंट के नाम से या गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना ई गवर्नेंस के बहुत सारे नाम है, डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस भी बोल सकते हैं या इंटरनेट गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या कर रहा है, गैप को फिलअप कर रहा है कि सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफिस के बीच में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है अब हमको ऑनलाइन वो क्या है, अवेलेबल है। तो ऑनलाइन हमको इसको यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको हम एनआईसी बोलते हैं, एस्टेब्लिश, राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, बताओ सभी। ठीक है, अब ये बताओ कि ये किस एक तरीके की पॉलिसी के अंडर बनाया गया था, ये किस पॉलिसी का पार्ट था एनआईसी बनाना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये चीज, पूरा कवर करो इसको। ठीक है, आंसर तो हम लोगों ने देख लिया कि किस ईयर में बना था, तो ईयर देख लेते तो 1976 में बना था। ठीक है, अब ये किस मतलब बोल सकते कि एक पॉलिसी के अंदर बनाया गया था और कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया था ये भी बताओ। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये तो पता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर,
ठीक है, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी डिपार्टमेंट, तो वो सारी की सारी। अब उसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको हमारे जो एनआईसी है उसको कैसे बनाया गया था, एक प्लानिंग कमीशन के अंडर बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन का नाम सुना है ना, ठीक है, जिसको हम लोग नीति आयोग आज के टाइम पे जानते हैं, तो 1970 या 60s के टाइम पे ये क्या था, हमारा प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने एक बोल सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में इसको बनाया था। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे आप लोग देखो तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मतलब उस टाइम भी उसी मिनिस्ट्री के अंडर आता था पर नाम चेंज था। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम लोग देखें तो हमारा एनआईसी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, डिपार्टमेंट, और किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर हमारा एनआईसी आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और वहीं पे बात करें तो ये किस का मतलब पॉलिसी के अंदर बनाया गया था, तो ये प्लानिंग कमीशन ने एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको बनाया था। ठीक है, अब हमने ईयर भी देख लिया कि 1976 में इसको बनाया गया था। अब इसके फाउंडर कौन थे, किसके द्वारा फाउंड किया गया था उस टाइम पे, मतलब इसको बनाया किसने था, एनआईसी को, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को। ठीक है, फाउंडर का नाम भी बताना है, और प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन को करो कवर। स्टैटिक भी हो जाएगा हमारा कि फाउंडर कौन थे पहले के, और अभी के टाइम पे कौन इसके डायरेक्टर जनरल है। फाउंडर बताओ कम से कम, या करंट में अभी हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्टर जनरल कौन है। अगर एनआईसी की बात करो तो एनआईसी में हम लोग जो फाउंडर है, ठीक है, किसने फाउंड किया था, वो कौन है, उनका नाम, तो नरसिम्हा सीशागिरी। ठीक है, इन्होंने एनआईसी को बनाया था। और करेक्ट में हम लोग किसकी बात करें, डायरेक्टर जनरल की बात करें, जो कि आज की टाइम है, तो कौन है वो। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल कौन बता रहा है, अमित अग्रवाल बता रहे हो। ठीक है, अमित अग्रवाल नहीं है, श्री राजेश गहरा हैं अभी की बात करोगे तो एनआईसी के। हाँ, अभी बताऊंगा। नाइस के ये थे, और नेट सेट की बात करोगे तो नेट सेट अभी आएगा ना, उसमें अमित अग्रवाल यूज होगा। नेट अलग, नेस अलग है और नेट सेट अलग है। ठीक है, नेट नेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे तो निक नेट में आएगा वो अमित अग्रवाल। ठीक है, निक की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, एनआईसी को किस कमीशन के द्वारा बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट के अंदर आता है। फाउंड किसने किया था, तो नरसिम्हा सीशागिरी ने उस टाइम पे 1970s के टाइम पे इसको फाउंड किया था, बनाया था। और आज के टाइम पे हम लोग डायरेक्टर जनरल की बात करें तो कौन है हमारे, ठीक है, राजेश गेरा, एनआईसी के। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हेन वाज द निकसेट या नेशनल कंप्यूटर बेस्ड सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च्ड, या बोल सकते निकनेट जो है, या राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क को किस टाइम पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको भी किसने फाउंड किया था, इसको बनाने वाले कौन थे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये किस ईयर में फाउंड आउट हुआ था, 1987 में। ठीक है, बोल सकते हैं कि इसके जो फाउंडर थे वो भी कौन थे, हमारे एन शेषागिरी ही थे। ठीक है, निक को भी उन्होंने बनाया था और निकनेट को भी उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो किसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सके, आईटी के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। आईटी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, निकनेट के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो निक हमारा अलग है जिसको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं, और निक नेट जो है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जरिया है, पर किसके ऊपर आधारित है? नेशनल कंप्यूटर बेस्ड सैटेलाइट नेटवर्क। तो ये सैटेलाइट नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसमें हम लोग किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? तो आईसीटी का या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं उस वो किस में आता है? हमारा निक नेट में आता है। नेक्स्ट देखो, वाइड या स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज स्वान, जिसको हम लोग स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, एस्टेब्लिश्ड हुआ था? किस ईयर में इसको बनाया गया था? ठीक है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब समझ रहे हो कि एक तरीके का वाइड एरिया नेटवर्क, पर वो किस एरिया में काम करेगा? स्टेट वगैरह में काम करेगा। तो हर स्टेट ने अपना अपना बनाया होगा, तो पर बेसिकली फर्स्ट स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की बात करूं तो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था वो? और ये भी बताना है कि हमारे एमपी में ये स्वान कब आया था। ठीक है, एमपी में स्वान की स्थापना किस ईयर में हुई थी? पहले इसी का आंसर नहीं आया, इसका आंसर नहीं पता किसी को? तो स्वान है, पहली बार नाम सुना है क्या? पर ये चीज एग्जिस्ट करती है ना। अभी आप देखो कि तो स्टेट अपना वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करता है जो कि स्टेट में फैला हो, तो उसको मार्च 2005 में बनाया गया था। ठीक है, तो 2005 में, मार्च के 2005 में जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी स्थापना हुई थी। फिर मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में अलग अलग है, तो हमको एमपी से रिलेटेड देखना है। तो एमपी में स्वान की स्थापना किस ईयर में हुई थी ये बताओ? 2005 में तो सबसे पहली बार किस बोल सकते कि लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो लगभग एक आसपास ही है, तो एक ईयर बढ़ा लो। एक ने 2008 दिया है, 2009 है। ठीक है, 2009 में बोल सकते हैं कि ये जो स्वान प्रोजेक्ट है वो किस प्लान के अंदर बनाया गया था? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर अंतर बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये जो स्वान जो है वो एक तरीके का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को किस प्लान के अंदर बनाया गया था? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के थ्रू बनाया गया था। याद रखना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी भी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में चेंजेस आते रहते हैं, अमेंड होते रहते हैं, आपके प्लान्स प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, इंडिया डेवलपमेंट गेटवे पोर्टल डज नॉट इंक्लूड, या भारत विकास गेटवे पोर्टल में क्या चीज शामिल नहीं है? ठीक है, हिंदी में हम लोग देखें तो भारत विकास गेटवे पोर्टल बोला जाता है, इंग्लिश में देखो तो इंडिया डेवलपमेंट गेटवे पोर्टल, एक ही चीज है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हमारा अगर भारत गेटवे पोर्टल की बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विकासपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विकासपीडिया। विकीपीडिया के बारे में सुना है ना? तो विकीपीडिया से ही रिलेटेड हमारा कौन सा बोला जाता है? जो विकास इंडिया डेवलपमेंट पोर्टल है उसको विकासपीडिया भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर बनाया गया था? कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है? तो वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ के रखा है कि ये जो विकासपीडिया है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, या बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो किस इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि विकासपीडिया में या इंडिया डेवलपमेंट गेटवे पोर्टल में इंक्लूड नहीं है? तो आप लोग क्या बता रहे हो? एक ही आंसर आया है, ये स्वास्थ्य क्यों ऐड नहीं होगा? मेन चीज तो आपकी तीन चीज तो इसमें ऐड होनी ही चाहिए। कौन कौन सी है तीन मेन चीज? एक एग्रीकल्चर, दूसरा हेल्थ, और तीसरा एजुकेशन। ये तीन चीज तो है जो कि इंपॉर्टेंटली होती ही है। और तीन चीज और क्या बोल सकते हैं कि जो ऐड हुई है? ठीक है, तो अब थोड़ों लोगों ने यहाँ पे मेन चीज आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो, तो तीन चीज तो हम लोगों ने देख ही ली। कौन कौन सी? पहली क्या आती है हमारी? एग्रीकल्चर। ठीक है,
दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हेल्थ। तीसरा एजुकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा सोशल वेलफेयर, चौथा कौन सा है? एनर्जी ले लो, और लास्ट हमारा कौन सा बचा? ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 6 मेन टॉपिक्स हैं जो कि किस पोर्टल में ऐड है? इंडियन डेवलपमेंट पोर्टल, या जिसको हम लोग विकास बोल सकते हैं, इंडियन विकास गेटवे पोर्टल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। पोर्टल में बहुत सारी चीजों की जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो किस सब्जेक्ट से या किस विषय से रिलेटेड हमको जानकारी मिलती है? तो 6 मेन टॉपिक्स है। ठीक है, कौन कौन सा? एक है एग्रीकल्चर, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन, चौथा सोशल वेलफेयर, फिर हमारा बोल सकते हैं एनर्जी और ई गवर्नेंस। इसमें से हम लोग बात करें तो कौन सी चीज ऐड नहीं है? तो परिवहन ऐड नहीं है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बोल सकते हैं भारत विकास पोर्टल में नहीं बता के रखा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो विकास पीडिया है वो क्या करता है? एक तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। किसके थ्रू? आईसीटी एप्स के थ्रू। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसमें विकासपीडिया इस्तेमाल होता है। जैसे एक विकिपीडिया जानते हो ना, तो विकिपीडिया में बहुत सारी चीजें, मतलब बोल सकते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो विकासपीडिया भी इंडिया के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जिसमें एग्रीकल्चर, अगर आप विकासपीडिया पे जाके एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को पता करोगे तो इंडिया के बोल सकते हैं पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो केस स्टडी है वो इंडिया के ऊपर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर में जब भी आप बीज के बारे में या मौसम के बारे में या किसी भी एक तरीके क्रॉप के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो वो क्रॉप की जो डिटेल है वो इंडिया के हिसाब से दी रही है। पर अगर विकिपीडिया पे किसी क्रॉप के बारे में देखोगे तो वो ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से उस क्रॉप की मतलब बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो इंडिया के लोगों के लिए ये फायदेमंद है कि नहीं है? क्योंकि इंडिया के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि हमारे इधर कौन सा क्रॉप लगाया जा सकता है, कौन सा नहीं लगाया जा सकता, किस टाइम पे लगाना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन विकासपीडिया में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन है, हेल्थ से रिलेटेड भी है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है, सोशल वेलफेयर से भी है, एनर्जी से भी है और ई गवर्नेंस से भी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर विच कैटेगरी ऑफ पार्टनरशिप डज स्वान वर्क? तो जो हमने अभी स्वान के बारे में पढ़ा था, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? किसके अंतरिक्त काम करता है? इसका मतलब समझते हो ना, G2C, G2B। ठीक है, तो अगर हम लोग G2G की बात करें तो G2G क्या है? गवर्नमेंट टू, मतलब कि ऐसी वेबसाइट या ऐसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के थ्रू ही यूज होती है। जैसे कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग से वेबसाइट बनाई जाती है ना गवर्नमेंट के थ्रू, कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो उनके लिए उनका अलग पोर्टल होगा, हमारे लिए अलग पोर्टल होगा। तो उनका जो पोर्टल है वो ऑफिसर पोर्टल के, एम्प्लॉय पोर्टल के नाम से जाना जाता है, हमारा सिटीजन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। आप देखते होगे ना एमपी ऑनलाइन जब आते होगे तो 2 तरीके के ऑप्शन आते हैं, एक कियोस्क वाला आता है, एक हमारा नॉर्मल सिटीजन वाला आता है। ठीक है, तो कियोस्क से भी एक और होते हैं एम्प्लॉयों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के पोर्टल्स बनाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट की साइट है और गवर्नमेंट के लोग ही या गवर्नमेंट में जो ऑफिस में काम करते हैं वही लोग एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग C2C की बात करें तो C2C क्या है? चलो उसको बाद में लेके आना, पर यहां पे अगर G2C की बात करें तो G2C क्या है हमारा? गवर्नमेंट टू, हाँ ये चीज याद रखना, वही चीज सुनने वाला था। अगर कंज्यूमर की बात कर दी तो कंज्यूमर, यहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? जो भी प्रोसेस पहुंचा रही है वो किसके लिए है? सिटीजन के लिए। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना है, सी का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है। हम लोग अमेजन वगैरह या वो बिजनेस की बात नहीं कर रहे, वहां पे चलता है B2C या बोल सकते हैं C2C। अब C2C की बात करें तो C2C में क्या आएगा? सिटीजन टू सिटीजन, यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग देखें तो जो हमारी कैटेगरी है पार्टनरशिप, जो कि स्वान नेटवर्क जो है
या किस एरिया में काम करता है, किस तरीके की वेबसाइट है ये, तो ये गवर्नमेंट की बनाई हुई वेबसाइट है जो कि किसको फायदा पहुंचाती है, सिटीजन्स को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो G2C क्लियर हो गया। तो ये याद रखना है G2G का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके के आपके पोर्टल्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भीम ऐप जो है वो एक तरीके का किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, तो किस में आएगा हमारा भीम ऐप, गवर्नमेंट से सिटीजन के लिए ही है। ठीक है, फिर बहुत सारी वेबसाइट जैसे अब बोल सकते हैं MP ऑनलाइन है, तो MP ऑनलाइन भी किस तरीके से काम करता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं या पोर्टल्स हैं जो कि हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं, तो उनका फंक्शन देख लेना। ठीक है, बहुत से अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे जो कि सिटीजन्स के ना होके कुछ एम्प्लॉयों के लिए भी पोर्टल बना के रखे। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गया। तो जो स्वान नेटवर्क है या जो भीम है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए जो एप्स हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज है। जो क्या गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट बनाई है वो किसके लिए बनाई है, सिटीजन्स के लिए बनाई, कि डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं ना भीम ऐप को, कोई थर्ड पार्टी का किसी और से तो नहीं बोलना पड़ता हम लोग। तो वही चीज है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी, किस मंथ में हुई थी, ये तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये किस ईयर में हुई थी, हमको पता है 2020 में हुई थी, क्योंकि पता है सब लोगों को कि आरोग्य सेतु ऐप जो है किससे रिलेटेड थी, कोविड से रिलेटेड थी। क्यों, कोविड को बोल सकते हो कि एक तरीके से कोविड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आरोग्य सेतु को इस्तेमाल किया गया था कि अगर किसी भी एरिया में किसी इंसान इन्फेक्टेड है कोविड से, तो उसके आसपास के एरिया के लोगों को पता चल जाता था कि इस एरिया में हमारा बोल सकते हैं कोविड पेशेंट घूम रहा है। ठीक है, यह पता करने का तरीका कि आप कोविड पेशेंट है, तो इस तरीके से वो काउंटिंग रखते थे। ठीक है, तो इसको लॉन्च किस टाइम पे किया गया था, तो 2 अप्रैल 2020 में इसको बना दिया गया था। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि ये इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप था, कि लगभग अगर आप 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में इसमें कितने डाउनलोड्स हो गए थे प्ले स्टोर से, 50 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन। ठीक है, तो 3 दिन में लगभग बोल सकते हो कि 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे, और 13 दिन की बात करें तो 13 दिन में ये नंबर जो है कहां तक पहुंच गया था, 50 मिलियन तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऐप था अगर हम लोग बात करें उस टाइम का, क्योंकि इसको सब लोगों ने डाउनलोड भी किया था और यूज भी किया था। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि ये कितनी मतलब किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये चीज वर्क करती है आरोग्य सेतु। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करते थे या आप जब भी उसको चलाने की कोशिश करते थे, 2 तरीके की वो परमिशन मांगता था। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी 2 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आरोग्य सेतु ऐप ओपन होता था। पहली चीज तो वो ओपन ही नहीं होता था अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो। दो कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो हमारी लोकेशन जिसको हम लोग GPS के नाम से जानते हैं, और दूसरी चीज, दूसरा हमारा ब्लूटूथ। ये 2 चीजें याद रखना कि जो आरोग्य सेतु ऐप है वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। अगर 2 तरीके की देखो तो जब भी आप उसको ओपन करोगे, अभी भी करोगे, तो वो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन जरूर मांगेगा, एक ब्लूटूथ है और दूसरा हमारा GPS है। इस तरीके की चीजें इसको मैंने बता ही दिया। और लगभग स्टार्टिंग में बात करें तो ये 22 लैंग्वेजेस में स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखना कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इस ऐप को जब लॉन्च किया गया था तो ये कितने ऐप में या कितने लैंग्वेजेस में मतलब अवेलेबल था, तो 22 लैंग्वेज थी। ठीक है, 22 अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते थे। इंग्लिश के बारे में हम लोग जानते ही है, हिंदी भी है, मलयालम बोल सकते, तमिल, ये सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस थी जिसमें अवेलेबल कर दिया गया था। ठीक है, तो अपने हिसाब से इंसान इसको डाउनलोड कर सकता है। क्लियर हो गया ये चीज, बताने की जरूरत तो है नहीं किस लिए हुआ था, तो कोविड से रिलेटेड है, याद रखना। एक और ऐप है जो कि कोविड से रिलेटेड बनाया गया था, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो एक आरोग्य सेतु था और दूसरा कौन सा था, कोविन था। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में पूरा का पूरा आपकी इंफॉर्मेशन रहती थी, सर्टिफिकेट जहां से ही जनरेट होता था। तो ये 2 ऐप याद रखना कोविड के टाइम के। नेक्स्ट देखो, भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस स्कीम बिलोंग टू विच स्टेट। जो भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना है वो किस राज्य में शुरू हुई थी। ठीक है, तो कहां पे स्टार्ट हुई थी, कर्नाटका में हुई थी। नाम से ही क्लियर है, भूमि प्रोजेक्ट या ई गवर्नेंस स्कीम में क्या होगा, क्या करते होंगे ये लोग,
जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है ना, मतलब कि रजिस्ट्री, जो लैंड की रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री को क्या कर दिया गया था, ऑनलाइन कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑनलाइन सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या थी, अब हमारे बोल सकते हैं कि नेट पे अवेलेबल थी, पता कर सकते थे कि कितना लैंड, बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब लैंड की रजिस्ट्री कब की गई है, किस टाइम पे की गई है। तो पहले ऑफिस में जाके पता करना रहता था, अब सारा का सारा जो चीज़ है आपके ऑनलाइन पता चल जाती है। आपको बस नंबर डालना रहता है, जो भी आपका बोल सकते हैं कि एक तरीके से रजिस्ट्री नंबर है, और उस रजिस्ट्री से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको ऑनलाइन ही मिल जाती थी। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था इसको, सबसे पहले कर्नाटका ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखो, सारथी पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है, सारथी पोर्टल इस किस चीज से संबंधित है। ठीक है, इसको अगर पूरा नाम से भी देखें तो सारथी पोर्टल, वो पूरा नाम बताओ, किस नाम से जाना जाता है सारथी पोर्टल, या किस मतलब पॉलिसी या किस उस मतलब प्लान प्लान के अंदर बनाया गया था ये। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये एक तरीके से स्कीम के अंदर बनाया गया, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, सारथी परिवहन सेवा। ठीक है, अब तो बता दो कि आप किस चीज से रिलेटेड है ये, परिवहन का रिलेटेड आ गया, तो परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बनाया था। किस चीज के लिए बनाया था इसको, क्या काम होगा भैया, लाइसेंस बनाने के। तो जो हमारे लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, या आपका जो बोल सकते हैं ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है, कि जब बोल सकते हैं सेकंड हैंड चीजों को बेचा जाता है तो एक ओनर से दूसरे ओनर के बीच में भी ट्रांसफर होता है ना, तो वो भी चीज क्या कर दी गई थी, ऑनलाइन कर दी गई थी। तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया था जिसका नाम क्या था, सारथी पोर्टल, तो जिसको हम सारथी परिवहन सेवा के अंदर अंतरित बनाया गया था। और उसमें हम बोल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, ट्रांसफर ओनरशिप, ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शगुन पोर्टल इज रिलेटेड टू, तो जो शगुन पोर्टल है, ये जो पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है, अभी हम लोगों ने सारथी के बारे में देखा। ठीक है, तो पहली चीज ये है किससे रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड है, चलो आपने बता तो दिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तब इसने तो बनाया था ये शगुन ऐप, पर किस लिए बनाया था। ठीक है, तो जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया था। ठीक है, कि ज्यादातर बोल सकते हैं कि लोगों तक या बच्चों तक ये जो सिस्टम है, या जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन पहुंच सके, या ऑनलाइन बोल सकते हैं कि बुक्स को अपलोड कर दिया गया था इस पोर्टल पे, कि जो बच्चे हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अगर मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम था जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, ओवर रीच कर सके ये इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो एजुकेशन वाला पार्ट है ये भी याद रखना कि एजुकेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखो, समर्थन ऐप इज रिलेटेड टू, तो जो समर्थन ऐप है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन तो सही लगा दिए सबने। भैया अगर आप देखो तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तीसरा दे देता हूं मैं आप लोगों के, पर मैं नहीं दे रहा हूं, आप ही लोग बताओ कि ये जो बोल सकते हैं कि जो समर्थन ऐप है वो ऐप किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इतना मैंने बता दिया, चारों टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, चारों मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये बताओ। तुक्का तो मार दिया आप लोगों ने, वही चेक कर रहा था मैं। पढ़ा है किसी ने।
इसके बारे में सुना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो वर्कमैन है या वर्कमैन के जो यूनियन है, उस यूनियन के जो डिस्प्यूट होते थे ना, उनको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, जानते हो ना, ये लेबर लोग जो रहते हैं, उन लेबर लोगों की भी यूनियन रहती है, और उन यूनियन की बहुत सी बार फैक्ट्रीज वगैरह या किसी ना किसी तरीके से क्या होती है, डिस्प्यूट जब जनरेट होते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो उस गवर्नमेंट या किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया था जिसका नाम क्या था, हमारा समर्थन ऐप। और वो जो ऐप है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि जो मजदूर लोग हैं या मजदूर लोगों की जो यूनियन है, उसके डिस्प्यूट्स को या उसकी जो आपकी समस्या रहती है उनको सॉल्व करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय और राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान योग की स्थापना की गई थी। सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड। किसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था? किस बिल के अंदर इसको बनाया गया था? ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक बिल सर्विसेज डिलीवरी बिल को जनरेट किया गया था 2011 में, जो कि बोल सकते इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतरिक्त एक तरीके का बिल पास किया गया था। उस बिल में किसके बारे में दिया गया था, सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी कमीशन। ये कमीशन को बनाया किस लिए गया था? सब लिखने में ही बिजी हो भाई, अब जो पूछ रहा हूँ वो तो बता दो, ये तो फिर घर पे भी आ जाएगी आपकी एमसीक्यू। इस कमीशन का बनाने का मकसद क्या था? जो भी आपकी पब्लिक सर्विसेज है ना, या तो एक तरीके से जो भी डाटा आपका ऑफलाइन जनरेट हुआ है या ऑफलाइन फाइल्स में है, उन वाली जो डाटा है उसको ऑनलाइन मतलब जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीके से इस कमीशन को बनाया गया था। उन्होंने एक टाइम दिया गया था कि जो भी डाटा फाइल्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है उसको डिजिटली अपलोड करो। और गवर्नमेंट ने एक तरीके का टाइम भी दिया था, 8 साल का टाइम दिया था सभी पब्लिक फैसिलिटीज कंपनीज को या गवर्नमेंट ऑफिसेज को, कि जितना भी डाटा आपका ऑफलाइन प्रेजेंट है उसको डिजिटल करो, उसको ऑनलाइन करो। उस वो भी कितने टाइम के बीच में, एक इमर्स टाइम दे दिया गया था 8 साल। तो कितनी भी गवर्नमेंट, जितनी भी आपके ऑफिसेज हैं, जितना भी उनका रिकॉर्ड्स है, पुलिस हुआ या आपके जो ऑफिसेज आपके चल रहे हैं, कलेक्टेड वगैरह हुआ, वो सारा का सारा डाटा पहला कैसे होता था, ऑफलाइन होता था, फाइल जनरेट होती थी। वही फाइल को हम लोग कैसा करना है, डिजिटल करना है। तो उसके लिए एक बोल सकते हैं कमीशन बनाई गई थी जिसको हम लोग सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि किस बिल के अंदर बनाई गई थी, तो अंडर द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बिल 2011। ठीक है, इस बिल में हमको क्या देखने को मिला था कि 8 साल के अंदर अंदर आपको जो डाटा है जो फिजिकल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स हैड बी इंक्लूडेड अंडर द मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल। तो जो हमारे मध्य प्रदेश का एजुकेशन पोर्टल है उसके अंदर हमको कितने डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से ज्यादा डीप वाला क्वेश्चन है, पर इतना हमको पता नहीं होना, मतलब पता नहीं रहता है, पर एक तरीके से याद रखना कि जो एमपी का एजुकेशन पोर्टल है उसमें हमको कितने विभाग या देखने को मिलते हैं, तो विभिन्न जो विभाग हैं वो 9 विभाग है। ठीक है, अब आपका मेन क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल है उसको किसने बनाया है, कितनी लोगों का बोल सकते हैं कि कितनी लोगों का कोलैब करके इस पोर्टल को बनाया गया था, ये बताओ। अगर आप जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि एमपी एजुकेशन पोर्टल की बात करो, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ एमपी है वो तो इन्वॉल्व रहेगी। उसके साथ साथ दो और बोल सकते हैं कि अलग कंपनीज हैं या गवर्नमेंट जो बोल सकते हैं कि एक तरीके से प्लान्स है या प्रोजेक्ट्स है जिन्होंने इसका साथ दिया था। कौन थी? गवर्नमेंट ऑफ एमपी के साथ साथ दो और ऐसी संस्था जिन्होंने इसको बनाने में मदद की थी।
ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखना आपको। पहले तो हमने लोगों ने देखा गवर्नमेंट ऑफ एमपी तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। एक है हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। एक है हमारा एमपी एससी डीसी। तो ये तीन आपकी जो बोल सकते हैं कि संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं के कारण हमारा एमपी एजुकेशन पोर्टल बना है, ठीक है। और एमपी एजुकेशन पोर्टल की बात करें तो इसमें कितने डिपार्टमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं? 9 डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CSE इज अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। किस गवर्नेंस प्लान के अंदर इसको बनाया गया? फुल फॉर्म क्या होता है CSE का? तो कुछ और ही बता रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कॉमन, मतलब कि इसका फुल फॉर्म देखने की कोशिश करो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कॉमन सर्विस सेंटर। अब ये बताओ कि इसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी? किस ईयर में इसकी स्थापना की गई थी? किस ईयर में हमको ये देखने को मिलता है? कोई तो आंसर करो भैया, आज तो सब ऐसे ही बैठे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो ये सारी चीजें। पढ़ के आए हो ना? नोट्स है ना अपने पास? किस ईयर में बना था ये? तो अगर आप लोग देखो तो ये किस ईयर में बनाया गया था? हमारा 16 जुलाई 2009 में बनाया गया था, ठीक है। अगर ये हम लोग बात करें तो जो कॉमन आपका सर्विस सेंटर है, ये एक तरीके से किस बोल सकते हैं, डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट है आज के टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलता है, तो जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है उसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी ये भी बताओ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है उसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी? ठीक है, तो 1 जुलाई 2015 में हुई थी, तो ये याद रखना इस चीज। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने बोल सकते हैं कि 9 डिपार्टमेंट्स के बारे में देखा था ना एजुकेशन, एमपी एजुकेशन पोर्टल में, वैसे ही आपकी बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया में हमको कितने पिलर्स देखने को मिलते हैं, कितने स्तंभ से मिलके हमारा जो बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो बना है, कितने पिलर्स इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 9 पिलर्स है, ये चीज भी याद रखना। इन पिलर्स के बारे में एक बार पढ़ लेना, इनको लिख लेना एक ही जगह पे, ठीक है। 9 पिलर्स को एक जगह लिख के उनको देख लेना, क्योंकि कैटेगराइज में पूछ सकते हैं कि विच इज नॉट अ पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ये मेन चीज याद रखना कि हम लोग CSC की बात कर रहे थे, तो कॉमन सर्विस सेंटर 2009 में बना था। एक तरीके से आज के टाइम पे हम लोग ये देखें तो ये बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के अंदर आता है। वो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कौन सा है? हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 में। और उसके मेन स्तंभ कौन कौन से हैं? कौन कौन से 9 पिलर से मिलकर हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बना है? तो 9 पिलर्स याद रखना, ठीक है, जैसे हमने डिपार्टमेंट देखे थे अभी। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया प्रमुख उपक्रम जो MPCA 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है? तो MPCA अ मेजर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया? किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये तो हमको पता है किससे रिलेटेड है। अब इसका फुल फॉर्म भी बताओ, क्योंकि हम लोग ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ई गवर्नेंस से ही रिलेटेड होगा। अब MPCA 21 है क्या?
फुल फॉर्म मत बताओ, ये बता दो कि किस चीज से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड लग रहा है ये? देखो, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, पर एक चीज याद रखना कि ये जो बनाया गया था ना, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर बनाया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर बनाया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री के बारे में सुना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उसने इसको बनाया था, जिसलिए उसी के नाम पे एमपीसीए नाम आ गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ बोल सकते कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको बनाया था। किस लिए बनाया था? कंपनी एक्ट के बारे में सुना है आप लोगों ने? जो आपके कंपनी के एक्ट्स होते हैं, जो कंपनी के ऊपर लगते हैं, उन कंपनी के एक्ट्स की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा ऑटोमेटिक करने के लिए, कि डिजिटल करने के लिए उन्होंने इस पोर्टल को बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने? एमपीसीए 21। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ बोलो कॉर्पोरेट अफेयर ने एक पोर्टल बनाया था, उन्हीं के नाम पे एमपीसीए 21 नाम रखा था। उसको क्यों बनाया गया था? कंपनी एक्ट्स में जितनी भी प्रोसेसेस होती है ना, जितना भी काम होता है, वो सारे का सारा काम को ऑटोमेट करने के लिए, डिजिटली करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, दिशा ऐप इज रिलेटेड टू, तो जो आपकी दिशा ऐप है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। दिशा ऐप के बारे में सुना है कि नहीं सुना? तो जो दिशा ऐप है वो किसके लिए बनाई गई है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अगर दिशा ऐप की बात करें तो दिशा ऐप किसके लिए बनाई गई थी? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो एक तरीके की जो ऐप है, वो आपकी जो लोकेशन है, या इमरजेंसी एसओएस के नाम से जानते हो, वो बोल सकते हैं कि उस तरीके की इमरजेंसी या उस तरीके की लोकेशन को बोल सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों मतलब जो आपके जानने वाले हैं उन तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सको, लोकेशन को बता सको। इसलिए एक तरीके का पोर्टल बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? दिशा पोर्टल। ठीक है, तो दिशा पोर्टल की बात करें तो सबसे पहले कौन सी स्टेट थी जिस स्टेट ने पहले बोल सकते हैं कि दिशा पुलिस स्टेशन को बनाया था? ऐप की बात पहले बोल रहा हूँ, बात करेंगे। पहले हम लोग एक तरीके का पुलिस स्टेशन बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा था? दिशा पुलिस स्टेशन। तो वो एक तरीके का पुलिस स्टेशन था जो कि वुमेन्स के लिए काम करता था, या वुमेन का पुलिस स्टेशन था। तो वो सबसे पहले किस स्टेट में हमको देखने को मिला था? किस स्टेट ने उसमें बनाया था? ठीक है, तो वो आंध्र प्रदेश ने बनाया था। और वहीं पे हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश ही है जिसने पहली बार दिशा ऐप को यूज किया था। यूज किया था मतलब बनाया था, उन्होंने ही बेस रखा था इस चीज का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिशा पुलिस स्टेशन, जो कि एक तरीके से किससे? महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है, या महिलाओं का पुलिस स्टेशन बोल सकते हैं। तो उस पुलिस स्टेशन की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य आंध्र प्रदेश में हुई थी। और आंध्र प्रदेश में ही हमको सबसे पहले दिशा पोर्टल देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज कनेक्टेड है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, ई सेवा ऐप इज रिलेटेड टू, जो ई सेवा ऐप है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है। अब यहां से ई सेवा के बारे में तो ज्यादा नहीं आता, पर एक जरूर आपका एक पोर्टल है जिसको हम लोग सेवा नाम से जानते हैं। वो जो सेवा पोर्टल है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? सेवा पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि बोल सकते हैं कि इस पोर्टल का इस्तेमाल किस फील्ड में किया जाता है? क्या? उससे रिलेटेड नहीं है ये, थोड़ा सा अलग है। कोल के बारे में सुना है? ठीक है, कोयले के बारे में, तो जो कोल का डिस्पैच प्रोसेस है ना,
कोल को एक जगह से जब दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है तो उस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ से निकला कहाँ तक पहुंचा, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमको किस पोर्टल पे देखने को मिलती है, सेवा पे देखने को मिलती है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर बोल सकते पीयूष गोयल थे, उन्होंने इस पोर्टल की स्थापना की थी। किस लिए की थी? कि जो हमारे कोल डिस्पैच प्रोसेस है, क्योंकि एक जगह से जब निकलता है तो दूसरी जगह पे मतलब कि सही जगह वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इस तरीके की जो जीपीएस लोकेशन है उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए इस ऐप को बनाया गया था, या इस पोर्टल को बनाया गया था। ऐप नहीं बोल सकते हम लोग, पोर्टल बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेवा नाम आप बोल सकते हैं कोविड से रिलेटेड नहीं है, ये जो आपका कोल है, कोयल है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, पेंसिल ऐप इज रिलेटेड टू, तो जो पेंसिल ऐप है वो किससे रिलेटेड है? पेंसिल ऐप किससे रिलेटेड हमको देखने को मिल रहा है? ठीक है, तो इस पॉलिसी में हमको या इस ऐप में हमको क्या, ये जो है किस पे आधारित है, क्या चीज इसमें बैन करके रखी है? ठीक है, तो पहली चीज तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, और इसमें क्या बोल के रखा है, नो चाइल्ड लेबर पॉलिसीज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये जो ऐप है एक तरीके से क्या करता है, नो चाइल्ड लेबर या बाल श्रम से बैन लगाने के लिए ये बनाया गया था, इसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो जो पेंसिल ऐप है सबसे पहली चीज किससे रिलेटेड है, बाल श्रम से रिलेटेड है, और बाल श्रम से बोल सकते हैं जो 14 साल से कम बच्चे वो काम नहीं कर सकते या लेबर ना हो, इस तरीके से इसको यूटिलाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए इस ऐप को बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, कोविन ऐप इज रिलेटेड टू, तो ये जो कोविन ऐप है वो किससे रिलेटेड है, कोविड वॉरियर से, कोविड वैक्सीन से, या बाय ट्रांसपोर्टेशन से, या नन ऑफ दीज? अब यहाँ पे वही चीज थी जो मेन कंफ्यूज करनी थी। अगर यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये वाला जो ये दो वो ऑप्शंस में नहीं ऐड करता ना, तो जरूर आपके में दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर कर देते आप लोग। पर यहाँ पे दो चीज देखो, एक वॉरियर दे के रखा है और एक क्या दे के रखा है, वैक्सीन दे के रखा है। वैक्सीन की जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादातर हमको आरोग्य ऐप पे देखने को मिली थी। अब जो कोविन है, तो फिर कोविन को क्यों बनाया, एक ही बच्चा था ना। तो जो आपके बोल सकते हैं कि जो लोग हैं जो कि वैक्सीन लग चुकी है, जिन लोगों को वैक्सीन के साथ साथ जिन जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसको पता करने के लिए हम लोगों ने क्या बना के रखा था, हमारा कोविन ऐप बना के रखा था। कोविन की बात करें तो आप सर्टिफिकेट जब भी अपलोड करते थे या सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते थे तो वो किस ऐप से डाउनलोड होता था, कोविन ऐप से डाउनलोड होता था। तो कोविन ऐप में क्या करके रखा है, जो भी वॉरियर्स हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है, किस किस को टीका लग चुका है, कौन को पहला डोज लगा, कौन से को दूसरा डोज लगा, तो उन वॉरियर्स के लिए ये ऐप बनाया गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जो आरोग्य सेतु ऐप था वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया गया था, वॉरियर्स के बारे में मतलब कि कितने लोग स्वस्थ है उस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था, कोविन पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, वॉरियर और आपका वैक्सीन। तो वैक्सीन से हमारा बोल सकते हैं आरोग्य सेतु दोनों से रिलेटेड है, उसमें दोनों इंफॉर्मेशन है। वॉरियर्स के बारे में भी हमको देखने को मिल जाता है, कौन कौन स्वस्थ है कौन नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन रहती है। पर कोविन जो ऐप है वो सर्टिफिकेट्स जनरेट करता था, सर्टिफिकेट जो भी डाउनलोड होती थी वो किस ऐप से होती थी, कोविन ऐप से होती थी। तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, मैप ऐप इज रिलेटेड टू, तो ये मैप नहीं है, नक्शा ही है, हिंदी में भी इसको नक्शा ही बोलते हैं। जो नक्शा ऐप है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होगा हमारा, यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री बता रहे हो। नक्शा मतलब कि एक तरीके से इसको पूरा क्या नाम बोला जाता है, भू नक्शा के नाम से जाना जाता है। अब बता दो अब किसका, अब किससे रिलेटेड होगा ये। ठीक है, तो भूमि से रिलेटेड आ रहा है, तो ये किसके लिए बनाया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया के, मतलब इंडिया का सर्वे करने के लिए इस ऐप को बनाया गया था। ठीक है, तो नक्शा ऐप है, नक्शे से हमको क्या समझ में आता है, घर वगैरह का नक्शा बनाया जाता है, तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन सा पोर्टल बनाया था, भू नक्शा है। नेक्स्ट देखो, अंडर द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी बिल 2011, हाँ दो, हाउ मच पेनल्टी इज देयर टू बी इम्पोज्ड ऑन ए ऑफिसर हु डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज। अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सा देखा था, कि इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान जो बिल था 2011 के अंतरिक्त अगर सेवा प्रदान न करने पर जो भी अधिकारी रहता था उसको कितने का दंड दिया जाता था, आर्थिक दंड दिया जाता था। ठीक है, तो कितने रुपए, अभी मैंने बताया था इसका काम क्या था,
इस कमीशन के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटली अपलोड करना है, और डिजिटली अपलोड नहीं करेगा वो अधिकारी तो उसके ऊपर कितने का जुर्माना लगता था, 20,000 रुपए का। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल्स में है उस फाइल्स की इंफॉर्मेशन को कहां पे डिजिटली अपलोड करना है। नेक्स्ट देखो, संचेत ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो संचेत ऐप है उस ऐप को किसके लिए बनाया गया था, सचेत ऐप, सॉरी संचेत बोल रहा हूं, सचेत ऐप। सचेत एक तरीके से शब्द से ही आप लोग देखोगे तो वर्ड से ही नाम आपको क्लियर हो रहा है। जो सचेत ऐप है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो लोगों ने सचेत का नाम ये तो समझ लिया कि जो धोखाधड़ी है उससे रिलेटेड हो सकता है, नाम से आपको देखने को मिल रहा है, पर ये किससे रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है। मतलब कि मौसम किस तरीके से होने वाला है उस तरीके की चीजों की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोगों को क्या बनाया गया था, सचेत ऐप। तो जो किसके अंदर बनाया था, नेशनल डिजास्टर अलर्ट प्लान के अंदर बनाया गया था। ठीक है, कि कोई भी डिजास्टर अगर आने वाला है तो उसका अलर्ट देने के लिए, ऑफिशियल वार्निंग देने के लिए, कि पहले से ही चेतावनी देने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया था, सचेत ऐप बना के रखा। ठीक है, तो ये किस प्लान के अंदर बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर अलर्ट प्लान के अंदर बनाया गया था। ठीक है, जिससे हम लोग पहले से ही मौसम के बारे में जान सके कि अगर तूफान वगैरह आने वाला है तो पहले से ही वार्निंग दे दी जाती है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ताम्रा पोर्टल। जो ताम्रा पोर्टल है या ताम्र जिसको बोला जाता है वो पोर्टल जिससे रिलेटेड है, ताम्र या ताम्रा। ठीक है, तो अगर हम लोग ताम्र का फुल फॉर्म देखें तो क्या देके रखा है, ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज आर्गुमेंटेशन। तो ये बोल सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है। इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 17 फरवरी 2000 बोल सकते कि हमारी 17 को स्टार्ट किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है, इज दिस रिलेटेड टू प्रोमोट माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। तो जो मिनरल से रिलेटेड चीजें हैं जो हमारी, वो सारी की सारी चीजों को मतलब इसका ऑक्शन किया जाता है। बहुत सी बार देखा है ना कि बहुत से मिनरल्स वगैरह है उनका ऑक्शन के लिए उन्होंने इस तरीके का पोर्टल बनाया था जिसका नाम क्या था, ताम्र पोर्टल। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, तो इतना याद रखना कि किससे रिलेटेड है, तो माइनिंग या मिनरल सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज किसान कॉल सेंटर रिलेट मतलब स्टार्टेड। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी, किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। हम लोग देखें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 21 जनवरी 2004 में की गई थी। ठीक है, किस लिए की थी, कि हम लोग एग्रीकल्चर में किसका इस्तेमाल कर सके, आईसीटी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी आपकी बोल सकते हैं फार्मर्स की इंक्वायरी रहती थी वो कैसी हो सके, कॉल के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सके। कि बोल सकते हैं कोई सी फसल में एक तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कीड़ा पड़ गया है या फूल पीले हो गए, तो इस तरीके की जो इनको इंक्वायरी रहती थी वो कॉल के थ्रू बहुत से ऑफिशियल्स क्या करते थे, उन कॉल पे रहते थे और उनकी समस्याओं का हल दे देते थे। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कब हो गई थी, 21 जनवरी 2004 में। तो ये पहला स्टेप था कि जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर में आईसीटी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द ई गवर्नेंस मीन स्मार्ट गवर्नेंस। किसने कहा था कि ई प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट या गवर्नेंस से है, किसने इस स्टेटमेंट को दिया था, किसने बोला था ये, ठीक है। तो कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखें तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने ये चीज बोली थी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, या बोल सकते हैं कि जो ई गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है, स्मार्ट गवर्नमेंट होता है या स्मार्ट गवर्नेंस होता है। ठीक है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था।
ठीक है, क्योंकि अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस में क्या आता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक तरीके से गवर्नमेंट है, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी इंसान को ऑफिस में नहीं जाना पड़ रहा, घर पे बैठ के उसका सारा का सारा काम हो रहा है। तो एक तरीके से उसका जाने का टाइम भी बच रहा है, और जहाँ पे वो बोल सकते हैं उसको लाइन में लगा रहना पड़ेगा, ये सारी की सारी प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। इसलिए इसको ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस बोला था। किसने बोला था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर नेस्कॉम केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेस्कॉम का पहले फुल फॉर्म बताओ, हमने डिस्कस किया था। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो कि नेस्कॉम की स्थापना या कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो 1988 में आ गया था भैया। अब इसका फुल फॉर्म भी बता दो। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, तो ये हमने पढ़ा था। अभी की हम लोग बात करें तो प्रेजेंट आपके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है आपके नेस्कॉम के? ठीक है, तो लोगों ने आंसर बताना स्टार्ट कर दिया। क्या लिखा है? राजेश नामभिर। ठीक है, तो नाम ये जो है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैंने किसके नाम के, किस चीज के बारे में पूछा आपसे? प्रेसिडेंट के बारे में पूछा कि नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है। ये कौन है? ये चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन बोल सकते हैं या डायरेक्टर बोल सकते हैं। कि डायरेक्टर जनरल कौन है? हमारे राजेश नामभिर। मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट कौन है। दोनों अलग अलग चीज है। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, तो कौन है? देवजनी घोष। तो क्वेश्चन को देखकर आप आंसर किया करो। यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट पूछा था, तो प्रेसिडेंट कौन थी? देवजनी घोष थी। चेयरपर्सन और डायरेक्टर जनरल के बारे में नहीं पूछा मैंने। ठीक है, तो नेस्कॉम से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना। और क्वेश्चंस को इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। अगर क्वेश्चन इधर उधर एक शब्द पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल देता है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन अगर आपको दे के रखे होंगे तो आप पहले वाले राजेश नंबर ही लगा के आओगे। ठीक है, ये देखोगे भी नहीं देवजनी को। तो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज डिजिटल इंडिया स्टार्टेड। तो डिजिटल इंडिया की बात की थी। डिजिटल इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, एक और चीज और देख लो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नेस्कॉम का? नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हाँ, उसका आंसर अभी देंगे फिर से। जल्दी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। पहले ये बताओ, नेस्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है भैया? नोएडा में। एनसीआर वाले रीजन में ये स्थित है। बहुत सी बार दिल्ली ऑप्शन में दे के रखा हो तो दिल्ली भी लगा कर आ सकते हो, पर वो एनसीआर वाले रीजन में पर्टिकुलरली आप हेडक्वार्टर्स की बात करो तो वो नोएडा में स्थित है। ठीक है, अगर दिल्ली भी दिख जाए तो दिल्ली भी लगा के आ सकते हो, और मुंबई में नहीं है। नेक्स्ट देखो, डिजिटल इंडिया स्टार्ट कब हुआ था? तो हमने देखा था 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया के फाउंडर किसको माना जाता है? किसने फाउंड किया था डिजिटल इंडिया को? हम लोगों ने चलो डेट को देख लिया कि फाउंडर कौन है इसके। कौन है डिजिटल इंडिया के फाउंडर? अरविंद गुप्ता है। ठीक है, किसने डिजिटल इंडिया को फाउंड किया था, स्थापना की थी? तो वो कौन थे? हमारे अरविंद गुप्ता, जो कि 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखो, एमपी ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? वो इस एमपी ऑनलाइन पोर्टल किसका जॉइंट वेंचर है?
ठीक है, तो यहाँ पे एक का दे के रखा है, दूसरा तो हमको पता ही है ना, अगर एमपी ऑनलाइन पोर्टल है तो इसमें कौन सी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एमपी की गवर्नमेंट का। इतना मत बोलना कि सर इसमें तो एक ही दे के रखा है, तो गवर्नमेंट ऑफ एमपी तो हमको पता ही है, पर गवर्नमेंट ऑफ एमपी के साथ में किसका कोलैबोरेशन था, किसका था बॉयज, ये भी नहीं पता क्या? एमपी ऑनलाइन तो हम लोग यूज करते हैं ना, कौन सी बड़ी बोल सकते कंपनी हो सकती है जिसने एमपी गवर्नमेंट का इस्तेमाल मतलब आपका साथ दिया था इसको पोर्टल को बनाने के लिए? दो मेन कंपनीज है, या तो टीसीएस होगी या इन्फोसिस होगी, तो कौन सी लगती है आप लोगों को? टीसीएस, ये तो याद रखो। अगर दो बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज की हम लोग बात करते हैं तो दो ही सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट कंपनीज है, एक इन्फोसिस है, दूसरी टीसीएस है। तो टीसीएस ने बोल सकते हैं कि एमपी गवर्नमेंट की मदद की थी कौन से क्या पोर्टल बनाने के लिए, एमपी ऑनलाइन। तो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एमपी ऑनलाइन पे सब चीज़ें अवेलेबल है, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी वहीं पे अपलोडेड है, जिवाजी के सारे फॉर्म्स उसमें भरे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड चीज़ें बता के रखी है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कनेक्ट करती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच पोर्टल हैज बीन स्टार्टेड टू डिजिटलाइज द लाइफस्टाइल ऑफ अ टीचर। तो शिक्षकों के जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु किस पोर्टल का आरंभ किया गया था? ठीक है, तो दीक्षा जो ऐप है या दीक्षा पोर्टल जो है वो किसके लिए बनाया गया था? टीचर्स के लिए बनाया गया था। अब नहीं पे हम लोग बात करते तो ये इसकी स्थापना किस ईयर में की गई थी, किस ईयर में दीक्षा ऐप बनाया गया था? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 सितंबर 2017। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? हमारे 5 सितंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखो, जन धन बोल सकते हैं कि दर्शक ऐप निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? जन धन व्यूअर्स ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए जन धन का इस्तेमाल किया जाता है, जन धन पोर्टल का? ठीक है, तो जो हमारी बैंक की सुविधाएं उनको आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या बोल सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। बहुत सी बार अगर बैंक ना देखे फाइनेंशियल सर्विसेज लगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी लिख कर आ जाना, क्योंकि हर जगह पे बैंक का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अगर जनधन योजना की बात करें तो ये जो योजना या पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हम लोग इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? तो हमारे मोदी जी ने की थी, किस ईयर में की थी इसकी स्थापना? 2015 में। ठीक है, और इस पोर्टल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पहले इन्होंने ऐड किया था इस चीज से, इस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा मुख्य रूप से स्टार्ट की गई थी इस पोर्टल में। पहले जो भी बैंक अकाउंट्स थे वो मिनिमम अकाउंट से खुलते थे कि नहीं खुलते थे? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए से ही आपको बैंक को खुलवा मतलब अकाउंट खुलवाना पड़ता था। पर इस पोर्टल के थ्रू हमारा जो वो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस के हिसाब से हम लोग खुल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी आप देखोगे तो 500 रुपए या 1,000 रुपए से आपको ओपन कराना पड़ता है, भले वो जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है। ठीक है, एटीएम में आ जाता है वो 1,000 रुपए। तो उस तरीके की जो योजना स्टार्ट की गई थी वो इस पोर्टल में की थी कि जो भी बैंक अकाउंट है वो जीरो बैलेंस के साथ स्टार्ट हो सके। ठीक है, इससे पहले मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता था। नेक्स्ट देखो, गर्भ ऐप इज रिलेटेड टू। ठीक है, गर्भ टू करके याद रखना, जो गर्भ टू ऐप है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो जो विलेज वगैरह है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, विद्युतीकरण करने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी अगर देखो तो क्या है हमारा? ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है, गर्भ का फुल फॉर्म देखोगे तो गर्भ द्वितीय का फुल फॉर्म क्या है हमारा? ग्रामीण द्वितीकरण। इसका इस्तेमाल क्यों किया गया था? जो ग्राम वाले एरिया है उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द नेशनल ई कॉमर्स स्कीम स्टार्टेड।
तो नेशनल ई शासन जो योजना है उसका प्रारंभ कब किया गया था? इस ईयर में हमको देखने को मिला था ये स्कीम 18 मई 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो 18 मई 2006 में हमारा नेशनल ई कॉमर्स स्कीम या राष्ट्रीय ई शासन योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ई शासन के विकास का प्रथम चरण है? प्रथम चरण कौन सा है? ठीक है, तो अगर देखो सबसे पहली चीज, अगर 4 स्टेजेस की बात करें तो हमको 4 स्टेज देखने को मिलती है इसमें ई गवर्नेंस की फॉर्म में। सबसे पहले अगर मतलब मैं बोल सकते हैं कि जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना उसका इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरे स्टेज में क्या आता है? इंटरेक्शन। थर्ड क्या है हमारा? ट्रांजैक्शन। और फोर्थ स्टेज क्या आती है हमारी? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ई गवर्नेंस अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में हमको 4 तरीके की स्टेज देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन का प्रेजेंस होना। ठीक है, फिर दूसरी चीज इंटरेक्शन होना। कैसे कि अगर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होगी, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो जो गवर्नमेंट की जो आपकी सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके बीच में क्या हो जाएगी? कनेक्टिविटी आ जाएगी, इंटरेक्शन होगा। फिर वहीं पे हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में? कि जो लोगों ने कॉन्टेक्ट बनाया है उसके थ्रू एक दूसरे से क्या कर सके? वो आदान प्रदान कर सके। या बहुत सारी जो आप जब भी फॉर्म भरते हो, फॉर्म से आप समझ में रखो कि फॉर्म में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपनी जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको भरना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद क्या होता है? आपका इंटरेक्शन हो जाता है कि जिस गवर्नमेंट साइड या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच कर रही है नहीं कर रही। इंटरेक्शन मतलब समझते हो ना कि आपकी अगर कोई भी मान के चलो कि जैसे कोई बीएड का फॉर्म भर रहा है, तो बीएड का अगर फॉर्म भरोगे तो लगभग उसकी ग्रेजुएशन में 55% परसेंटेज होनी चाहिए। अगर वो 55 से कम उसकी परसेंट है तो वो बीएड के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? तो नॉर्मल चीज नहीं कर सकता। तो वही चीज है, सबसे पहले आप बीएड के लिए जाओगे तो बीएड में सबसे पहले इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। फिर फिलअप करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन उससे मैच कर रही है नहीं कर रही, कि आपकी ग्रेजुएशन में 55% से ऊपर है या नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेक्शन में आ जाएगा। फिर इंटरेक्शन के बाद ट्रांजेक्शन की बात, तो आपने फिल कर दिया। फिल करने के बाद क्या आपको एक ट्रांजेक्शन भी तो करना पड़ेगा। कुछ एक तरीके का फॉर्म की एक जो फीस रहती है उस फीस को भरना पड़ेगा ऑनलाइन ही, वो भी ऑनलाइन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है कि हमारी जो डिजिटली जो अपलोडेड जो हमने फॉर्म भरा है वो लोगों तक पहुंच जाएगा या उस सर्विस तक पहुंच जाएगा जो कि अप्लाई करवा रहा है, उस कॉलेज तक पहुंच जाएगा जिस कॉलेज में हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस को याद रखना कि 4 स्टेज में बता के रखा है। पहला प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरे में इंटरेक्शन, तीसरे में ट्रांजेक्शन और चौथे में ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टेज की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कि इंफॉर्मेशन का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा टॉपिक सही है? कंप्यूटिंग सही है। कंप्यूटिंग मतलब कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही तो होता है, एक तरीके से डाटा को प्रोसेस करने को ही तो हम लोग कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी? डाटा को कलेक्ट करना या डाटा का होना। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? हमारा कंप्यूटिंग में। क्योंकि कंप्यूटिंग का मतलब हम लोग समझते हैं कि डाटा का होना या डाटा को प्रोसेस करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं ई गवर्नेंस की, याद रखना। ये बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसलिए मेरे को वैसे ही लिखना पड़ा। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड? जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, तो 1998 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगर आप देखो तो किसान कॉल जो है वो 2004 में हुआ था। क्रेडिट कार्ड पहले ही बना दिए गए थे। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?
एक तरीके से क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते हो ना? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? इतना तो पता होना चाहिए, हाँ बता दो। ठीक है, तो एक तरीके से जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड रहता है। बैंक अकाउंट मतलब कि जितने आपके बैंक में पैसे होंगे, अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपए, तो मैं आपके डेबिट कार्ड को जब एटीएम से इस्तेमाल करूंगा तो 10,000 रुपए ही निकाल पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। जितने भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे वो किस कार्ड से निकलेंगे? डेबिट कार्ड से। अब क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा अलग होता है। क्रेडिट कार्ड कोई बैंक से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसा कार्ड रहता है जिसमें कि इनबिल्ट आपकी बोल सकते हैं कि एक बैलेंस मिलता है आपको। ठीक है, मिनिमम बैलेंस मिलता है, या आपकी बोलते हैं जो सिविल, आप लोग समझते हो ना कि सिविल के आधार पे एक तरीके से अमाउंट आपको मतलब कन्वे किया जाता है। कि जैसे अगर मेरी बोलते हो सिविल अच्छी है, तो मैं अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे कम से कम 50,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो 50, अगर मेरा सिविल अच्छा है, मैंने पहले कोई लोन लिया है, लोन को सही से पे भी किया है, तो बैंक जो एसबीआई है, हर बैंक एक तरीके का क्रेडिट कार्ड को इशू करती है। वो क्रेडिट कार्ड का काम क्या होता है? क्रेडिट कार्ड को इशू सिविल के बेसिस पे किया जाता है। अगर आपकी सिविल जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा अमाउंट की आपको लिमिट मिलेगी। तो अभी मेरी स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने जब बनाया था तो मेरी 35,000 रुपए लिमिट थी। ठीक है, तो 35,000 मेरी सिविल के हिसाब से मेरे को मिली। अब 35,000 रुपए जो मेरे पास हैं, अभी मैं उनको क्या कर सकता हूँ, इस महीने में यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मान के चलो कि मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो मेरी 25 तारीख होती है, उस 25 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है। मैं पूरे महीने भर में जितनी भी शॉपिंग करूंगा या जो भी काम करूंगा क्रेडिट कार्ड से, 25 तारीख को उसका क्या हो जाएगा? बिल जनरेट हो जाएगा। लगभग मेरे पास 35,000 की लिमिट थी, तो मैंने 20,000 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब वो 20,000 रुपए मेरे को क्या करने पड़ेंगे? तुरंत नहीं बनने पड़ेंगे। जब बिल जनरेट होगा, उस बिल जनरेट के 20 दिन का मुझे टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? तो मतलब 15 तारीख तक, कि जो मैंने महीने भर में जो खर्चा किया है, उस महीने भर के खर्चे को मेरे को कितने दिन के बाद पे करना है? 45 दिन के बाद पे करना है। क्योंकि ये 25 दिन ये हो गए, लगभग 20 दिन मुझे वो साइकिल मिल गई। तो 45 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई भी पेमेंट जो किया है उसको क्या कर सकते हो? उस बिल में भर सकते हो। क्या इसमें कोई इंटरेस्ट लगता है क्या? क्रेडिट कार्ड में जब भी आप कोई मतलब अमाउंट यूज कर रहे हो, उसका 45 दिन के बाद जब आप उसको पे करोगे तो उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं लगेगी। अगर आपने 20,000 रुपए खर्च किए ना, तो 45 दिन के बाद जो बिल जनरेट होगा वो भी कितने रुपए का होगा? 20,000 रुपए का ही होगा। तो उसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके के क्रेडिट कार्ड बनाए गए थे, कि इंसान को जब बोल सकते हैं कि जब वो उसकी फार्मिंग कर रहा है या खेती कर रहा है, तो जब उसको पैसे की जरूरत है तो उस पैसे से वो निकाल सकता है, उसका यूज करके दवाइयां ले सकता है। और जब बोल सकते हैं 2 या 3 महीने का टाइम, इसमें ज्यादा टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड में, कि आप उसको 2 महीने या 3 महीने के बाद जो आपका बिल जनरेट हो रहा है, जितना आपने खर्च किया है उसको भर सकते हो बिना कोई इंटरेस्ट के। तो पहले लगता था कम इंटरेस्ट, पर अब आज के टाइम पे देखोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड वो इस तरीके से काम करता है। तो याद रखना कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ई सांसद पोर्टल। ठीक है, ई सनद पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आप सब लोग क्या कर रहे हैं? नन ऑफ दीज बता रहे हैं, कोई बोथ ऑफ दीज बता रहे हो। तो जो सनद जो आपका बोल सकते हैं कि एक तरीके से पोर्टल है, वो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो तो ये स्टार्ट कब किया गया था? तो मई 2017 में। पहला स्टेटमेंट सही है। डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड, तो इसको पूरा का पूरा जो डाटा है उसको क्या कर दिया गया था? ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था, और वेरीफाई करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो जो भी पोर्टल रहता है, मतलब कि इस तरीके का पोर्टल, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करने के लिए, जो अपलोडेड है वो सही है या नहीं है, उस चीज का पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लस प्लान क्या है? व्हाट इज प्लान प्लस? प्लान प्लस क्या है एक तरीके का? ठीक है, तो प्लान प्लस की बात करें तो एक तरीके से किससे रिलेटेड है? पंचायत मिशन से रिलेटेड है।
ठीक है, तो जो पंचायत में चीजें मिशन वगैरह हो रहे हैं उनको डिजिटली अपलोड करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से रिलेट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम ई गवर्नेंस से संबंधित है? कौन सी चीज ई गवर्नेंस से रिलेटेड है? इसमें कैसे कंफ्यूजन हो गया? अभी ही पढ़ा है हमने, पहला दूसरा क्वेश्चन ही था ये। अगर वो टॉपिक होता ही नहीं तो ई गवर्नेंस में पढ़ते क्या हम लोग? ठीक है, तो अभी देखा था हमने स्वान के बारे में, तो ईस्ट वाइड एरिया नेटवर्क जिसके बारे में हम लोग देख रहे थे, वो किसका एक तरीके से प्रोजेक्ट है? ई गवर्नेंस के अंदर आता है वो चीज। नेक्स्ट देखो, टेकिंग स्टेप इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड, हो सकते संतुष्ट पोर्टल। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए किस मंत्रालय द्वारा संतुष्ट पोर्टल को प्रारंभ किया गया था? किसने स्टार्ट किया था संतुष्ट पोर्टल? किस लिए बनाया गया था? इस मिनिस्ट्री को बनाने वाली कौन सी मिनिस्ट्री थी? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसको बनाया था। किस लिए बनाया था? जो भी हमारे लेबर लॉज हैं, कौन से लॉज? लेबर लॉज, वो सही तरीके से ग्रास रूट लेवल पे हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है, कि जो हमारे लेबर लॉज हमने बनाए हैं वो क्या लेबर लॉज लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लेबर लॉज किन लोगों के लिए बनाए गए हैं? जो मतलब मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। अब वो इतने पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं है। क्या वो पढ़े लिखे लोगों तक इस लॉ का फायदा पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा? इस चीज को पता लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल बनाया था? संतुष्ट पोर्टल। ठीक है, कि जितनी बोल सकते हैं कि एक मिनिमम वेजेस हम लोगों ने डिसाइड करके रखी है ना, कि लेबर के लिए एक मिनिमम वेजेस है, तो वो उतनी वेजेस उनको मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही? या जो भी उनको फंक्शंस इस एक्ट में, लॉ में दिए गए हैं, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, कीपिंग इन माइंड ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन शाला दर्पण पोर्टल वाज स्टार्टेड फॉर विच स्कूल। किसने स्टार्ट किया था? ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन को ध्यान में रखते हुए शाला दर्पण पोर्टल किन विद्यालयों के लिए प्रारंभ किया गया था? स्टार्टिंग किसने की थी इसकी? ठीक है, तो किसने स्टार्ट की थी? हमारे अगर देखोगे तो नवोदय विद्यालय समिति ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसको हम लोग एनवीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल वालों ने स्टार्ट नहीं किया था, बाद में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग नवोदय विद्यालय समिति ने एक तरीके का पोर्टल स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या है? कला दर्पण पोर्टल। तो एक तरीके का ऐसा पोर्टल है जिसमें जो आपके नोट्स वगैरह है या आपकी इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, उनको ऑनलाइन कर दिया गया था। अभी आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो हर स्कूल अपने हिसाब से नोट्स को या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को अपलोड करने लगा है। ठीक है, तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए, डिजिटल करने के लिए केवीएस ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नवोदय विद्यालय ने। फिर इसके बाद आप देखोगे तो केंद्रीय विद्यालय ने भी इसको इंप्लीमेंट किया। फिर धीरे धीरे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी अपना जो बोल सकते हैं कि डाटा है वो ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखो, वेयर वाज द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड कॉन्फ्रेंस 2020 ऑर्गेनाइज्ड। तो जो 2020 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मेलन हुआ था, वो कहां पर आयोजित हुआ था? कहां पर हुआ था? 20 में। तो 20 का अगर हम लोग देखें तो कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। अभी लेटेस्ट में भी ये जो बोल सकते हैं कि ये 2023 में हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो लगभग बोल सकते हो शायद अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस फिर से हुई थी। तो ये कहां पर हुई थी? 2023 में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? ठीक है, तो एक ने बता दिया कहां पर हुई थी। इंदौर में हुई थी। इंदौर एमपी में जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है वहां पर हुई थी। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज किन दो लोगों की संगठन के कारण इसको ऑर्गेनाइज किया गया था?
सबसे पहली चीज कहां पर हो रहा है, एमपी में हो रहा है, तो एमपी की गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व रहेगी। एक और पार्टी थी जिसने इसका साथ दिया था बनाने के लिए। एमपी गवर्नमेंट के साथ में कौन सा ऐसा डिवीजन था जिसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था? ठीक है, तो इसको याद रखना कि एक जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, DARPG, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो है इस डिपार्टमेंट ने एमपी गवर्नमेंट की मदद की थी इस नेशनल ई कॉमर्स गवर्न अवार्ड कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए, जो कि कहां पर हुआ था, इंदौर में हुआ था। ठीक है, तो इस दो तरीके की चीजें याद रखना, ये फुल फॉर्म भी याद रख लेना, इसमें काम नहीं आएगा तो कहीं और काम आ जाएगा। तो याद रखना कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्लियर है ये? तो पुराना था, हम लोगों ने नए के हिसाब से देखा, तो लेटेस्ट में 23 में हुआ था, कहां हुआ था, इंदौर में, एमपी में। नेक्स्ट देखो, बी मैप इज रिलेटेड टू, बी मैप किससे रिलेटेड है? ये तो कोई भी दे देगा आंसर, सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका फुल फॉर्म बताओ भीम का। ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी किसका फुल फॉर्म है, भीम का फुल फॉर्म है। किस ईयर में बनाया था ये भी पता करो। तो ये तो सबको पता है कि डिजिटल भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका फुल फॉर्म लिख लो, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका फुल फॉर्म है, किस ईयर में इसको बनाया गया था? ठीक है, तो इसकी स्थापना बोल सकते हो कि 31 दिसंबर 2016 में हुई थी। ठीक है, तो एक दिन अगर हो जाता तो 17 हो जाता वो। और हमने पढ़ा था ये चीज कि भीम को जो है वो कौन संभालता है, किसके अंदर काम आता है ये, एनपीसीआई के अंदर काम आता है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इस चीज को हमने देखा था। ठीक है, तो मैंने बताया था एमपीसीआई के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उन चीजों में भीम भी मैंने आपको बताया था, तो याद रखना कि कौन कौन सी चीजें एमपीसीआई के अंदर आती है। नेक्स्ट देखो, इनाम प्रो प्लस पोर्टल किस चीज से संबंधित है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इनाम पोर्टल प्रो प्लस से? ठीक है, तो पहले क्या बोल के रखा है, दिस इज अ वेब पोर्टल ऑफ सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इनाम प्रो प्लस इज अ रॉ मटेरियल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। तो एक तरीके से याद रखना, जो इनाम प्रो प्लस है वो एक तरीके से, आप सीमेंट के बारे में देखते हो, सीमेंट को जानते हो, तो सीमेंट का जब इस्तेमाल होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट तरीके की बिल्डिंग बन रही है, तो सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो जहां से निकली है वहां तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, इस पूरी तरीके के जो डाटा रहता है वो इस पे पोर्टल पे रहता है। तो इस सीमेंट से रिलेटेड सारे के सारे अपने टेंडर को भरते हैं, और टेंडर्स में जो बायर्स रहते हैं और जो सेलर्स रहते हैं उनके बीच में ये पोर्टल क्या करता है, कांटेक्ट बना के रखता है। जैसे कि अमेजन पे देखते हो ना, अमेजन में प्रोडक्ट जो भी रहते हैं, तो उसमें हम लोगों को जो प्रोडक्ट है कैसे देखने को मिलते हैं, जो बायर्स रहते हैं, बोल सकते हैं कि जो आपके सेलर्स रहते हैं, वो सेलर्स उस प्रोडक्ट को उस पर अपलोड करते हैं। जब आपको वो चीज पसंद आती है तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप बाय नाउ कर देते हो, जब बाय नाउ करते हो तो सेलर उसको पैक करके आपके घर पे भेज देता है। तो उसी तरीके का इस पोर्टल को माना जाता है, जिसका इनाम प्रो प्लस नाम रखा गया है। ये पोर्टल एक तरीके से गवर्नमेंट में बनने वाली बहुत सारे जो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, सरिया वगैरह, सीमेंट वगैरह, उसका एक तरीके से ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, जहां पे जो आपके बनाने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनका एक तरीके से ये पोर्टल है। तो सीमेंट मटेरियल की जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो उस पोर्टल पे जाके वो खरीद सकते हैं या रेट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लिए बनाया गया था, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये जो पोर्टल था वो किसने बनाया था, ये याद रखना कि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसको बनाया था। क्योंकि हाईवेज बनाए जाते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो उनके लिए मटेरियल का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए ये पोर्टल बनाया था कि कोई दिक्कत ना आए लोगों को। नेक्स्ट देखो, खजाने प्रोजेक्ट लॉन्च बाय कर्नाटका स्टेट बाय इज अ एग्जांपल ऑफ, कर्नाटका राज्य के द्वारा खजाने प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया था, ये किसका एक तरीके से उदाहरण है?
ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से बोल सकते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट अपने जो भी ट्रेजरी की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को अकाउंटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, कितनी आपकी बोल सकते हैं अकाउंटिंग हुई है, ये स्टेट उस हिसाब से काम करती है। तो याद रखना कि ये जो ट्रेजरी एक्टिविटीज रहती हैं उन ट्रेजरी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए साइट को बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज mygov.in व्हेन वाज द पोर्टल स्टार्टेड। तो mygov.in के बारे में हम लोगों ने देखा है, जो गवर्नमेंट की खुद की साइट है, उसको स्टार्ट कब किया गया था? ठीक है, तो 2014 में इसको स्टार्ट किया था, 26 जुलाई 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? mygov.in पे कभी गए हो, उसमें क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है? बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज चलाती है ना, उन स्कीम्स और पॉलिसीज का हमको कैसे पता चलेगा? इस वेबसाइट पे जाके पता चलेगा। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या जो स्कीम गवर्नमेंट चला रही है लोगों के लिए, जैसे कि स्कॉलरशिप चलती है, या लोगों को जो भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से पेंशन वाले लोगों को किस किस तरीके से पेंशन मिलती है, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है mygov.in पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम और जो पॉलिसीज है वो हमको इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। तो जो उमंग ऐप है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे जो बोल सकते हैं कि ऑफिस मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट जो आपके ऑफिसेज है, जैसे ईपीएफओ है। ठीक है, तो ईपीएफओ से रिलेटेड बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो हमको किस में देखने को मिल जाती है? इस उमंग में देखने को मिल जाती है। जो सबसे बोल सकते हैं कि एक तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल है, जो जिसके कारण ये जो उमंग ऐप है, बोल सकते हैं कि इसको बनाया किस ईयर में गया था, ये बताओ पहले, फिर इसके बाद बताऊंगा किस लिए इसको अवार्ड मिला था। किस ईयर में बनाया गया था उमंग को? तो 2017 में ये बनाया गया था, और एक साल के बाद लगभग 2018 में इसको बेस्ट ई गवर्नमेंट ऐप के नाम से इसको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, उस टाइम का ये बोल सकते हैं 2018 में इसको बेस्ट ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट ऐप के नाम से इसको अवार्ड मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि ईपीएफओ या ऐसे बहुत सारे प्रोविडेंट फंड वगैरह या पेंशन फंड से रिलेटेड स्कीम जो सर्विसेज थी उसको ये ऑनलाइन प्रोवाइड करता था, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमको आज के टाइम पे क्या देखने को मिलता है? इस ऐप पे अगर आप देखोगे तो पेंशन वाले लोगों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट एक जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि जो भी पेंशन कलेक्ट कर रहा है, जैसे जिसको भी पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन तो उसकी साल भर आती है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो इंसान पेंशन ले रहा है या नहीं ले रहा, कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता? तो हर बार जो बैंक है या बहुत सारी जो सर्विसेज है जिनको पेंशन मिलती है, वो नवंबर के टाइम पे एक फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें उस पेंशन वाले को बताना पड़ता है कि वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, कि अभी वो मरा नहीं है, या जो पेंशन कलेक्ट कर रहा है वो खुद ही कर रहा है। तो इस तरीके की चीजों का हम लोग देखेंगे। तो उमंग पे उसके लिए उसको बेस्ट अवार्ड के नाम से दिया गया था। ठीक है, तो लाइफ सर्टिफिकेट जो इस साल में एक बार जनरेट करके लोगों को दिया मतलब जाता है, पहले फॉर्म के थ्रू दिया जाता था, अब डिजिटली भी हम उसको क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति। जो प्रगति पोर्टल है उसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो यहीं पे हम लोग अपने सेशन को खत्म कर रहे हैं। तो प्रगति ऐप से आपको इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड चीजें हैं उसको पता करके आना है, और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में करना, फिर हम लोग कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी, पोर्टल्स वगैरह ज्यादातर इंक्लूडेड है। इन पोर्टल्स के साथ में जो करंट में हम लोगों को पोर्टल्स देखने को मिल रहे हैं, या करंट में जो जो वेबसाइट जो गवर्नमेंट सर्विसेज हमको प्रोवाइड मिलने को देख रही है, वो सारी की सारी हमको इसमें कवर करनी है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। थैंक यू।